हेलो स्टूडेंट्स, बोर्ड एग्जाम के लिए सॉल्यूशन जो चैप्टर है उसके कुछ पीवाईक्यू एंड न्यू जो क्वेश्चंस है, अच्छे क्वेश्चंस है, वो मैं आज डिस्कस करने वाला हूँ। और इन सभी क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ में डिस्कस करेंगे तो एक तरीके से ये आपका रिवीजन पैकेज है। जो स्टूडेंट्स इस टाइम तक प्रॉपर रिवाइज नहीं कर पाए या क्वेश्चन प्रैक्टिस कम रही, क्या फॉर्मेटिंग होगी क्वेश्चंस की, तो वो सारी मैं इस वीडियो में डिस्कस करने वाला हूँ। तो यहाँ पे देखते हैं अपने पास में क्या क्या क्वेश्चन है, कौन कौन से कॉन्सेप्ट अपन डिस्कस कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं लो कॉन्सेंट्रेशन वाला क्वेश्चन है। तो देखो, इसको मैं पहले फ्रेम में ले लेता हूँ। ठीक, लो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन इन ब्लड एंड टिश्यू ऑफ पीपुल्स लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड इज ड्यू टू। अगर आपको ये हेनरी लॉ जो था उसके एप्लीकेशन में से एक एप्लीकेशन है कि जब हाई एल्टीट्यूड पे जाती है तो पी एयर जो एक्सटर्नल प्रेशर है वो क्या होता है, आपके पास में कम हो जाएगा। इस वजह से क्या होगा, डेल्टा पी जो होगा वो डिक्रीज हो जाएगा। डेल्टा पी क्या है, जो आपका एक्सटर्नल प्रेशर और जो इंटरनल प्रेशर है उसके बीच का डिफरेंस। ये जितना ज़्यादा होगा आप आराम से रेस्पिरेशन यानी श्वास वगैरह ले सकते हैं, श्वसन क्रिया कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा, आपके पास में सिंपल सा पी एयर यानी जो बाहर का प्रेशर वो कम है, तो आप देख लीजिए यहाँ पर सिंपल सा क्या हुआ, लो टेम्परेचर नहीं, तो इसका सिंपल सा जवाब होगा लो एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो इसका जो आपके पास में है हाई एल्टीट्यूड के ऊपर है, जो आपके पास में लो कंसेंट्रेशन है ब्लड या टिश्यू लेवल पे, उसका जवाब है लो एयर प्रेशर जो बाहर का होगा उसकी वजह से। तो फर्स्ट क्वेश्चन का जो जवाब हो गया आपका लॉ ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। तो सेकंड क्वेश्चन में भी आ जाइए, ये असर्शन रीजन के टाइप का क्वेश्चन है। देखो क्या है, व्हेन NaCl इज एडेड टू वाटर ए डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व्ड। आज इसका थोड़ा सा और भी दे देता हूँ कि जो आपके पास में नंबर ऑफ पार्टिकल्स है, वांट ऑफ फैक्टर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा पी अपॉन पी नॉट, मतलब RLVP डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है डेल्टा TB, डायरेक्टली है डेल्टा TF, डायरेक्टली है पाई। अगर इन सबको मिला दूं तो ये क्या है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज, ये सारी बढ़ेगी। और जो आपका वेपर प्रेशर वो इन्वर्स होता है, पार्टिकल्स अगर बढ़ेंगे तो वेपर प्रेशर क्या होगा, डिक्रीज होएगा। और आपके पास में जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डायरेक्ट है, वो इंक्रीज होएगा। TB जो आपके पास में है वो बढ़ेगा। जो आपका फ्रीजिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होएगा। और ऑस्मोटिक प्रेशर आपका पाई बढ़ेगा। मतलब वेपर प्रेशर कम होने से आपका TF भी उसी से एक सेम रिलेशन के साथ जा रहा है। तो दूसरा स्टेटमेंट ही पढ़ लेते हैं। तो लोअरिंग इन वेपर प्रेशर ऑफ ए सॉल्यूशन कॉज डिप्रेशन इन द, क्योंकि वेपर प्रेशर कम होगा। एक ग्राफ आपको याद होगा, इस तरीके से एक बनवाया होगा आपके टीचर ने, ऐसे ये पीछे की तरफ ये आपके पास सॉलिड स्टेट है सॉल्वेंट की, ठीक है, ये वेपर प्रेशर था, इधर आपका टेम्परेचर था। इस तरीके से अपन मर्ज करते थे इनको। तो ये किसकी थी, सॉल्वेंट की, तो ये मानते थे P नॉट, है ना, और ये क्या मानते थे P। तो ये आपके पास में इस तरीके से अपन ये ग्राफ समझा रखा होगा आप। तो ये क्वेश्चन हो गया आपका सेकंड स्टेटमेंट टाइप का असर्शन है रीजन का। अगला क्वेश्चन देखो क्या है, अगला क्वेश्चन है वाई डज ए सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का मतलब जिसका वेपर प्रेशर के अंदर कोई कंट्रीब्यूशन नहीं हुआ, क्योंकि उसकी वेपर ही नहीं बनेगी, हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट देन ए प्योर सॉल्वेंट, व्हाई इज एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। दो क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है, दोनों क्वेश्चन की बात करते हैं। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन की। फर्स्ट क्वेश्चन क्या बोला कि आप नॉन वोलेटाइल अगर मिलाते हो, तो इसका भी मैंने आपको, जो भी स्टूडेंट्स मेरे से पढ़े हुए हैं उन सबको ये पता होगा कि जैसे आपके पास ये बीकर है, 2 बीकर अपन लेते हैं, ये रहा दूसरा बीकर, एक में क्या करा आपने प्योर सॉल्वेंट और दूसरे में आपने क्या लिया, सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन में क्या ऐड करा आपने, सॉल्वेंट प्लस नॉन वोलेटाइल सोल्यूट, नॉन वोलेटाइल सोल्यूट आपने ऐड करा।
ये क्लोज्ड कंटेनर होगा, ये भी आपका क्लोज होगा, ठीक है, इसको भी पूरी। अब यहाँ पर क्या होगा, ये वेपर जो बनेगी उस वेपर के अंदर सारे के सारे सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल है, अमाउंट ऑफ वेपर क्या होगी यहाँ पे ज़्यादा होगी। जबकि दूसरे वाले केस में क्या होगा, दूसरे वाले केस के अंदर जैसे ये सॉल्वेंट है और ये पिंक कलर से जो मैं ड्रॉ कर रहा हूँ ये सोल्यूट, तो वेपर के अंदर कौन से जाएंगे, ये जाएंगे, और पिंक वाले जो होंगे ये आपके वेपर में नहीं जाएंगे। तो आपका जवाब क्या होगा, तो आप क्या बोलोगे, पी सॉल्यूशन आपका मोर देन होगा किससे, सॉरी, जो आपके पास में वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्यूशन का, वो कम होगा किससे, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। और आपको पता होना चाहिए जो टीबी यानी बॉइलिंग पॉइंट है वो वेपर प्रेशर के इनवर्स है। आप डायरेक्ट ऐसे बना के आ सकते हो, कोई नंबर नहीं कटेगा आपका। अब यहाँ से देख लो आपके पास में, तो टीबी टीबी किसका ज़्यादा हुआ, सॉल्यूशन का ज़्यादा हुआ, किस, टीबी प्योर सॉल्वेंट, ठीक। ये तो फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब हुआ। ये जो मैंने बनाया ये लैंग्वेज में लिख दो चाहे आप पे से लिख दो, दोनों चलेगा। दूसरा, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, तो देखिए यहाँ से सीपी जो होती है वो कौन होती है, ये किस पर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सोल्यूट, ठीक है। तो आपके पास में जो टीबी है यानी जो बॉइलिंग पॉइंट है, ये क्या होगा, ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर आप बढ़ा रहे हो, सोल्यूट के पार्टिकल्स के नंबर अगर आप इंक्रीज कर रहे हो तो डेल जो आपका टीबी है वो भी बढ़ेगा। मतलब इसकी वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स के सोल्यूट के। इस वजह से ये क्या हो गया आपके पास में, एक तरीके से इसका जो डिफरेंस होगा वो कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, यही लिखा हुआ देखो, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट। क्यों, क्योंकि जो प्योर सॉल्वेंट का टी नोट बी वो आपका कम होगा किससे, टीबी से। तो यहाँ पे क्या होगा, डेल्टा टीबी। ये डेल्टा टीबी आपका इंक्रीज हो रहा है किस पे, जब पार्टिकल्स का नंबर इंक्रीज हो रहा है। तो जो डेल्टा टीबी वो किस पे डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स। इस वजह से आपका एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट किसका एग्जांपल है, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो क्वेश्चन नंबर आपका 3B कंप्लीट हुआ। आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है, कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। वेल 4 ग्राम MgSO4, मोलर मास आपको दे रखा है, डिजोल्व कर रखा है किसमें, 100 ग्राम वाटर में। MgSO4 को कंप्लीट आयोनाइज्ड मानना है जी, ठीक है जी। तो कंप्लीट आयोनाइज्ड मानना तो कोई दिक्कत नहीं है। आइए डाटा लिख लेते पहले अपन। स्मॉल डब्लू दे रखा है अपने को 4 ग्राम, MB अपने को दे रखा है इसका मोलर मास 120 ग्राम पर मोल, कैपिटल डब्लू दे रखा है अपने को 100 ग्राम, KB अपने को दे रखा है 0.52 केल्विन kg पर मोल, ठीक है जी। और जो आपने अल्फा कितना दिया, इसने 1 दिया, अल्फा 1 दिया तो आई कितना होगा, MgSO4 को ब्रेक करो आयनों के अंदर तो क्या बनेगा, Mg+2 प्लस SO4 -2, मतलब आई कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जितने आयन्स आएंगे उतने। अब आप लगा लीजिए क्या पूछा आपसे, बॉइलिंग पॉइंट पूछा है, तो टी नोट बी वाटर दिया है, तो वाटर के केस में क्या होगा आपके पास में 373 केल्विन। आपको क्या बताना है, आपको टीबी बताना है। लिखो फॉर्मूला, टीबी माइनस टी नोट बी इक्वल टू आई इंटू के बी, फिर आ जाएगा स्मॉल डब्लू इंटू 1000 डिवाइडेड बाई कैपिटल डब्लू इंटू MB, ठीक है। ये भी ग्राम में ही है, या MB को इधर रख लेना, कोई इशू उसमें नहीं। TB -373 इक्वल टू I 2 KB 0.52
डब्ल्यू आपका 4 स्मॉल डब्ल्यू, और ये हो गया आपका 1000, और ये कैपिटल डब्ल्यू कितना 100 ग्राम, और ये कितना है 120। तो तीनों तो ये जीरो कैंसिल आउट हो गया। ये कितने टाइम गया 3 टाइम, ठीक है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू कितना बना 2 इंटू 0.52 डिवाइडेड बाई 3 प्लस 37। अब इसको सोल्व कर लीजिए, 52 मतलब 0.52 का डबल कितना होगा 1.04। तो 1.04 डिवाइडेड 3 प्लस 373, तो यहाँ से करोगे तो कितना आ जाएगा 0.3, लगभग मतलब 35 ले लेता हूँ मैं एग्जैक्ट, है ना, 0.05 का उतना होगा, प्लस आपके पास में प्लस 373 ऐड कर दो, तो ये आपका फाइनल बॉइलिंग पॉइंट हो जाएगा इस सॉल्यूशन का, ठीक है। ये आपका जवाब हुआ। तो ये क्वेश्चन नंबर आपका 4B सोल्व हो, मतलब इस टाइप का क्वेश्चन बन जाएगा। अगला देखो क्या है जी, फॉर एन इलेक्ट्रोलाइट अंडरगोइंग डिसोसिएशन इन सॉल्वेंट, मतलब डिसोसिएशन अगर बढ़ेगा मतलब अल्फा बढ़ेगा तो पार्टिकल्स का नंबर बढ़ेगा, पार्टिकल्स का नंबर बढ़ेगा आई बढ़ेगा, और आई का रिलेशन पीछे दे दिया सीपी के साथ में। तो अब देखो क्या क्या है। अच्छा वांट ऑफ फैक्टर का पूछा इसमें तो कुछ नहीं, तो वांट ऑफ फैक्टर क्या होता है एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल। एन फाइनल, फाइनल का नंबर बढ़ रहा तो आई की वैल्यू क्या होगी 1 से ज्यादा होगी। तो ये आपके पास में देख लो, इसमें इज ऑलवेज ग्रेटर देन 1, तो पहला ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर होगा। आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, लो जी नेक्स्ट क्वेश्चन, सारे क्वेश्चन कर जाना आराम से, घोट के पी जाना, हो जाएगा लगभग यहाँ से आपका काम। When NaCl is added to water, a depression in freezing point is, ठीक है सिंपल सा। NaCl क्या है इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट है तो यहाँ पे क्या होगा I मोर देन 1 होगा, और I और आपका फ्रीजिंग पॉइंट क्या था इनवर्स था, याद हो तो पीछे बताया मैंने अभी। तो फ्रीजिंग मतलब अगर आई बढ़ेगा तो फ्रीजिंग पॉइंट कम होगा, तो इसने क्या बोला प्रेशर इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ऑब्जर्व। तो पहला स्टेटमेंट मतलब एसर्शन तो सही है, रीजन भी देख लो, ये साफ साफ हो ही गया ये रहा कि डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा आपके पास में, डिसोसिएशन होने से क्या होगा आई बढ़ेगा, अल्फा बढ़ने से आई बढ़ जाएगा, आई बढ़ेगा नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ जाएंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बढ़ेंगे तो आपका जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा वो क्या होगा माइनस में चलता जाएगा। तो ये स्टेटमेंट भी मतलब जो एसर्शन है उसका सही एक्सप्लेनेशन है कौन रीजन। तो ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ एसर्शन रीजन टाइप का। अगला क्वेश्चन देखो जी, अगला भी आपके पास थ्योरेटिकली लगभग देखते हैं क्या है, 3 पार्ट्स है, ये एक लेंथी क्वेश्चन है जो आपके पास में लॉन्ग टाइप क्वेश्चन आते हैं उसमें से। एट सेम टेम्परेचर CO2 गैस इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन O2, पहला पार्ट। Which one of them will have higher value of KH and why? तो देखो जी फर्स्ट क्वेश्चन का जवाब क्या लिखोगे आप, जो सोल्युबिलिटी है वो बता रखा है CO2 की ज्यादा है काई O2 से। क्यों, क्योंकि काई जो होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है किस पे, स्ट्रेंथ ऑफ इंटरमोलिकुलर फोर्स, इंटरमोलिकुलर फोर्स, ठीक है जी। और ये किस पे डिपेंड करती है याद होता है एमबी और सरफेस एरिया पे, एमबी मतलब मोलर मास, सरफेस एरिया, ठीक है। अब यहाँ पे CO2 आपके पास 44 है और O2 32 ही है, 32 ग्राम पर मोल के हिसाब से। तो ये तो पहला पार्ट तो आपका कंप्लीट हुआ, क्यों है उसका रीजन हो जाएगा कि आपके पास में इंटरमोलिकुलर फोर्स जो CO2 में होगा वो ज्यादा होगा O2 से। अब इसमें पूछा KH की फॉर्म में, तो अगर जो सोल्युबिलिटी है और जो KH है वो एक दूसरे के इनवर्स है, तो इसका मतलब ये हुआ कि जिसकी सोल्युबिलिटी ज्यादा उसका KH कम।
तो यहाँ पे के एच जो O2 का है, के एच O2 जो होगा वो ज़्यादा होगा किससे, के एच CO2। ठीक है, तो दूसरा क्वेश्चन जो आपके पास में वो भी कंप्लीट हो गया। कंप्लीट कैसे, दोबारा मैं एक बार बता देता हूँ। पहला पार्ट, सोलबिलिटी इंटरमोलिकुलर फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, जो मोलर मास और आपके सरफेस एरिया पे डिपेंड करता है। तो आपके पास है मोलर मास CO2 का, तो CO2 की सोलबिलिटी ज़्यादा हुई। अब सोलबिलिटी और KH एक दूसरे की इनवर्स, मतलब जिसकी सोलबिलिटी ज़्यादा उसका KH छोटा होगा। तो CO2 की सोलबिलिटी ज़्यादा हुई तो KCO2 का क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। ये इसका एक्सप्लेनेशन हो गया। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या दे रखा है। हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल चेंज व्हेन प्लेस्ड इन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग मोर देन NaCl। आपने पढ़ा होगा यहाँ पे रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस या फिर आइसोटोनिक सॉल्यूशन टाइप का। अगर आप आरबीसी को हाई कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में रखोगे तो आरबीसी क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। और अगर आपने सेम कॉन्सेंट्रेशन यानी आइसोटोनिक सॉल्यूशन में रखोगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, वाटर का फ्लो होता जाएगा आपके अराउंड। तीसरा केस है जब आपने बाहर का जो कंसेंट्रेशन है वो क्या रखा, कम रखा, और जो आरबीसी है उसके प्रोटोप्लाज्म में साइटोप्लाज्म का कंसेंट्रेशन ज्यादा, तो वाटर के मॉलिक्यूल क्या होंगे, फटाफट अंदर एंटर करेंगे और वो क्या होगी, एक तरीके से फूल जाएगी आपके पास में। और अगर बहुत ज्यादा आपके पास में कंसेंट्रेशन लो है बाहर, तो आरबीसी भी क्या हो जाएगी, रप्चर हो जाएगी। ठीक है, इसका ये आपके पास में क्या दिया देख लीजिए। हाउ डज द साइज ऑफ ब्लड सेल change when placed in aqueous solution containing more than 0.09 mass solution सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड के रेस्पेक्ट में दे रखा है ज्यादा, आपके पास है मोर देन 0.9% आपके आरबीसी का रेफरेंस लिया होगा। तो बाहर वाले की क्या होगी, ज्यादा होगी, तो क्या हो जाएगी, श्रिंक हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखिए। 1 मोलर एक्वल सॉल्यूशन है A2B3 60% आयोनाइज्ड। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, के भी आपको दे रखा। तो क्वेश्चन नंबर 3 पे आओ। देखो जी क्या क्या दे रखा है। मोलिलिटी दे रखी है अपने को 1 और अल्फा दे रखा है 60%। एन की वैल्यू कितनी होगी, 5 क्यों होगी, क्योंकि A2B3 में टोटल आयन काउंट कर लो, 2 तो A के बनेंगे, 3 आपके B के बनेंगे। तो अब आपको पता हो अल्फा इक्वल टू होता है I-1 अपॉन N-1। अपने को चाहिए I। तो देखो जी यहाँ पे अल्फा कितना दिया 0.6, मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, I-1 डिवाइडेड 5-1, तो ये कितना हो जाएगा, 4 बचेगा नीचे। तो नीचे 4 बचेगा, तो 0.6 इंटू 4 इक्वल टू I-1, ये कितना हो गया 2.4। इधर से उठ के आएगा तो आई कितना हो जाएगा 3.4, ये आ गया। अब निकाल लो, वाटर है तो आपके पास में क्या होगा, सॉल्यूशन का पूछा ना, तो T0B कितना लोगे 373 केल्विन। के बी तुमको दे ही रखा है 0.52 केल्विन kg पर मोल। ठीक है, तो फॉर्मूला लिख लो TB माइनस T0B इक्वल टू IKBM। TB माइनस 373 3.4 इंटू 0.52 इंटू 1। तो TB इक्वल टू क्या कर दोगे 3.4 इंटू 0.52 प्लस 373, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए अगर करना चाहे तो। आपके पास में 3.4 को 0.52 से, तो 0.52 से करोगे तो कितना हो जाएगा, ये आपकी 52 से कर लो डायरेक्ट, तो ये 20 बच जाएगा। फिर 53 को आपको फिर वापस कर लीजिए तो कितना हो जाएगा 156। तो 156 आपके पास में होगा, तो इसमें 20 आप ऐड कर लीजिए तो कितना हो गया 176। कितने पे, डेसिमल 3 पे, तो 1.8 ऐड कर लो, 1.78 जैसे भी आप 77 ऐड कर लो आप, 1.77 प्लस 373, ये आपका फाइनल जवाब आ जाएगा, ऐड कर लेना, खत्म। ये क्वेश्चन भी इस तरीके से, तो ये एक आपका लॉन्ग टाइप वाला क्वेश्चन था जिसमें 3 पार्ट थे अलग। अगला क्वेश्चन देखो, ये भी आपके पास में लॉन्ग टाइप का है जिसमें 3 पार्ट अलग अलग है। देखो क्या क्या है।
पहला पार्ट आपके पास में है वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी 75 दे रखा है, 25 दे रखा है रिस्पेक्टिवली। इन दोनों को मिक्स कर दिया, मोल फ्रैक्शन ऑफ ए एंड बी, ए इन द 0.4 दिया, देन कैलकुलेट द मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। हाँ जी, देखो यहाँ फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, P इक्वल टू पी नॉट इंटू काई, ये तो लगता था सॉल्यूशन के अंदर। फिर P इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई, ये लगता था वेपर फेज में। तो पहले इंफॉर्मेशन लिख लेते क्या क्या दे रखा। पी नॉट ए दे रखा 75, पी नॉट बी दे रखा है 25 mm/g, यूनिट वगैरह देख लेना। और सॉल्यूशन के अंदर जो काई दे रखी है वो कितनी है आपके पास में 0.4, तो काई बी कितनी हो जाएगी 0.6। आपसे क्या पूछा, वाई बी पूछा, ठीक है। तो देखो जी यहाँ से तो पी टोटल कैसे निकलेगा, पी टोटल इक्वल टू होता है पी नॉट ए काई ए प्लस पी नॉट बी काई बी। तो 75 या ना कहाँ इंटू 0.4 प्लस ये कितना हो जाएगा आपके पास में 25 इंटू 0.6। इसको मल्टीप्लाई करो तो कितना हो जाएगा, ये 4 से करोगे तो कितना 300, तो एक डेसिमल है तो कितना हो जाएगा 30, प्लस इसको करो, ये 6 से करोगे तो कितना होगा 150, 150 डेसिमल है तो 15, तो कितना आ गया 45 mm/g। अब क्या करो, इस फॉर्मूले में यूज कर लो। तो आपके पास में ये कौन है, ये है पी ए, है ना, और ये कौन है पी बी। तो अपन कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, पी बी वाला। तो यहाँ लिखेंगे पी बी इक्वल टू पी टोटल इंटू वाई बी, तो वाई बी इक्वल टू बन जाएगा जी पी बी अपॉन पी टोटल। तो पी बी कितना आया 15 डिवाइडेड पी टोटल कितना है 4, तो वाई बी कितना बचेगा जी 1/3। ये इसका फर्स्ट वाले का जवाब हो गया, ठीक है। अब सेकंड वाले में देखो जी क्या है, सेकंड स्टेटमेंट डिफाइन द कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज। तो कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज क्या होगी, इसको इधर कर देता हूं मैं। जो सीपी है वो किस पे डिपेंड करती है, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन, प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन डिपेंड्स अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट, ठीक है। ये तो इसकी डेफिनेशन हो गई। विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, अच्छा ये भी मैंने करवा रखा है क्लास में भी, कि विच कोलिगेटिव प्रॉपर्टी इज प्रीफर्ड फॉर द मोलर मास डिटर्मिनेशन मैक्रोमोलिक्यूल्स, तो ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इसका सेकंड पार्ट हो जाएगा कौन, ऑस्मोटिक प्रेशर। क्यों, क्योंकि इसमें टेम्परेचर का फंक्शन आ रहा है, तो कितना डीनेचुरेशन होगा ये आपके पास में, या कोइलिंग फोल्डिंग होगी उसके अकॉर्डिंग जितना उसका मास होगा एक्चुअल मास आ जाएगा ऑस्मोटिक प्रेशर से। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए बेटर ऑप्शन या बेटर कोलिगेटिव प्रॉपर्टी टू डिटरमाइन मॉलिक्यूलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स एट डिफरेंट टेम्परेचर। तो ये क्वेश्चन भी कंप्लीट हुआ, ये भी कंप्लीट हुआ। अगला, वाई आर इक्विमोलर सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड एंड ग्लूकोज नॉट आइसोटोनिक। क्यों, देखो इधर ग्लूकोज जो है वो है नॉन इलेक्ट्रोलाइट, नॉन इलेक्ट्रोलाइट है तो इसका आई तो होगा 1, और जो NaCl है वो है इलेक्ट्रोलाइट, उसका आई होगा, अगर कुछ भी नहीं दे रखा तो जितने पार्टिकल्स उतना। अब आइसोटोनिक के लिए π1 इक्वल टू π2 करोगे, इसको 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ। अब कोलिगेटिव प्रॉपर्टी के साथ लोगे तो ये हो जाएगा CRT इक्वल टू CRT I2, इसको I1 लिख लो, तो I1 I2 में डिफरेंस आ गया, तो फिर आगे तो कोई मतलब ही नहीं। RT तो चलो कांस्टेंट है, CB इसने क्या दे दिया
इक्विमोलर दे दिया, तो आपके पास में आई अलग आ रहा है, तो आप क्या बोलोगे, ये इसका सही एक्सप्लेनेशन हो जाएगा कि जो दोनों का वांटा फैक्टर वो क्या है, अलग अलग, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स भी क्या होंगे, अलग अलग। इस वजह से जो आपके पास इक्विमोलर सॉल्यूशंस होंगे एक इलेक्ट्रोलाइट और नॉन इलेक्ट्रोलाइट के, वो कभी भी आइसोटोनिक सेम टेम्परेचर पे नहीं हो सकते। आगे देखिए नेक्स्ट। हाँ जी, ये भी बता रहा है हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास में है फिनोल डाइमराइज इन बेंजीन हैविंग वांटा फैक्टर, आई दे रखा है आपको, और क्या पूछा आपसे, डिग्री ऑफ एसोसिएशन पूछी है। ठीक है जी, तो देखो जी, यहाँ C6H5OH के 2 मोल लो, क्योंकि डाइमराइजेशन तो 2 तो लेने पड़ेंगे, और इसको डाइमराइज करवा दो, OH इंटरमोलर H बॉन्ड बन जाए। T इक्वल टू 0 पे आपने लिए इसके 2, तो ये तो 0 रहेंगे। T इक्वल टू T के ऊपर 2 माइनस बीटा मान लेते हैं डिग्री ऑफ एसोसिएशन को, तो जो 2 वाला है उसको मैंने 2 बीटा ले लिया, 2 फैक्टर है ना, तो रिएक्टेंट तो आपके पास में कम होगा, प्रोडक्ट बनेगा, तो प्रोडक्ट का फैक्टर कितना 1 है, तो ये कितना बन जाएगा, बीटा। अब एन इनिशियल देखो तो वो तो है 2, एन फाइनल कितना है 2 माइनस 2 बीटा प्लस बीटा, तो ये कितना हो जाएगा 2 माइनस बीटा, एड कर लेना। अब वांटा फैक्टर क्या होता है, ये होता है आपके पास में एन फाइनल अपॉन एन इनिशियल, तो आई कितना दिया 0.54, एन फाइनल है 2 माइनस बीटा डिवाइडेड बाई 2, इसको उठाइए इधर, कितना हो गया 1.08 इक्वल टू 2 माइनस बीटा। अब इस बीटा को इधर लाओ वापस, तो 2 माइनस 1.08, ठीक है, तो बीटा कितनी हो जाएगी आपकी, बीटा हो जाएगी, इसमें से आप माइनस कर दीजिए तो 0.92, तो 92% जो होगा वो एसोसिएट हो जाएगा। तो आपका जो फाइनल जवाब हुआ वो क्या हुआ इसका, ठीक है। इस तरीके से इसको कर सकते हो, या फिर डायरेक्ट भी है इसका फॉर्मूला, डायरेक्ट भी मैं बता देता हूँ। डायरेक्ट फॉर्मूला है आपके पास में बीटा इक्वल टू एल आई माइनस 1 डिवाइडेड 1 माइनस एन, इस तरीके से भी कर सकते हो, इससे भी देखोगे तो बीटा इक्वल टू होगी एन की वैल्यू डाइमराइज, मतलब जितनी यूनिट जुड़ेगी वो एन होती है, यहाँ ट्राइमराइज बोलते तो 3 ले लेना, या क्वार्टाइज तो टेट्रा या पेंटा 5, उस तरीके से। तो एन हो गया आपका 2, आई कितना दिया 0.54 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 माइनस 2, तो देखो यहाँ से, तो बीटा इक्वल टू क्या हुआ 2, ब्रैकेट में क्या बचेगा 0.54 आपको माइनस करना है, तो कितना बचा 0.46, वो भी किस में बचा, माइनस में बचेगा, और नीचे माइनस का 1 बचा, कैंसिल आउट करो तो कितना हो गया 0.92, खत्म। कैसे ही कर लो जैसे आपकी मर्जी। नेक्स्ट देखिए, अब अगला क्वेश्चन है, ये ऐसा क्वेश्चन पीछे आ चुका वैसे, व्हेन NaCl एडेड, तो ये एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, एलिवेशन इन कोलिगेटिव प्रॉपर्टी दोनों हो चुका, तो ये क्वेश्चन वापस रिपीट हो गया। आगे चलते हैं। हाँ जी, अब देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, द सिस्टम दैट फॉर्म मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप, अगर आपको ध्यान हो, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप का मतलब हुआ कि बॉइलिंग पॉइंट जो प्योर कंपोनेंट्स उनके बॉइलिंग पॉइंट से ज़्यादा हो, तो ज़्यादा कब होगा, जब आपके पास में नेगेटिव डेविएशन हो, और नेगेटिव डेविएशन कब होगा, जब आपके पास में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सॉल्यूशन के अंदर ज़्यादा होगा, किससे, प्योर स्टेट से, मतलब या तो कोई H बॉन्ड एक्स्ट्रा बन जाए या स्ट्रॉन्ग बन जाए, वो अपने को देखना है यहाँ पर, सिंपल सा। तो CH2 एसीटोन, तो ये तो नॉन पोलर है, ये पोलर है, तो ये तो कट गया, क्योंकि यहाँ तो CH2 बीच में फंस जाएगा, तो वॉल्यूम और बढ़ा देगा, वॉल्यूम बढ़ाएगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो जाएगा, वीक हो जाएगा, तो ये तो पॉजिटिव डेविएशन हो, और पॉजिटिव डेविएशन वाले जाते हैं किसमें, मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के अंदर। दूसरा बात करें बेंजीन और टोल्यूइन, यहाँ तो काम ही गड़बड़ है, दोनों ही नॉन पोलर से रहेंगे, तो आइडियल में जाएंगे। एथेनॉल और एसीटोन, एथेनॉल और एसीटोन के अंदर क्या होगा, आपके पास में एथेनॉल में तो H बॉन्डिंग थी, लेकिन एसीटोन जाके अंदर फंसेगा तो क्या होगा, उसके H बॉन्ड को थोड़ा सा वीक कर देगा, तो ये पॉजिटिव में जाएगा।
क्लोरोफॉर्म और एसीटोन। हाँ जी, इसके अंदर आपके पास में क्या होगा, ये क्लोरोफॉर्म की जो H है ये डेल नेगेटिव, ये डेल पॉजिटिव, क्योंकि क्लोरीन का क्या होता है माइनस आई इफेक्ट की वजह से जो H होती है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव हो जाएगी। अब ये किसके साथ जुड़ जाएगी, एसीटोन की डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन पे एज H बॉन्ड की फॉर्म में। तो ये H बॉन्ड, तो पहले तो क्या था, इधर भी डाइपोल डाइपोल डी 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 डी, इधर भी क्या था डी 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 डी, लेकिन अब जब मिला है तो क्या बन गया H बॉन्ड। और वांडरवाल और H बॉन्ड में से स्ट्रॉन्ग कौन है, H बॉन्ड। तो मतलब मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, पास आएंगे तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या होगा, बढ़ेगा। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ेगा तो फाइनल वॉल्यूम कम होगा, फाइनल वॉल्यूम कम होगा तो डेल्टा वी जो मिक्सचर होगा वो नेगेटिव आएगा। तो कैसा डेविएशन होगा, नेगेटिव डेविएशन होगा। नेगेटिव डेविएशन होगा तो ये कैसे हो जाएंगे, मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स के एग्जांपल्स हो जाएंगे। इस क्वेश्चन का जवाब हो जी क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन। ये मैंने क्लास में बहुत बार करवाया। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन आपके पास में है, डेल्टा एच मिक्स ऑफ आइडियल सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू जीरो। नहीं जी, डेल्टा एच मिक्सचर हो गया, डेल्टा वी मिक्सचर हो गया, ये आपके पास में आइडियल के लिए हमेशा जीरो होते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो तो हो गया। दूसरा देखो पढ़ लेते, ए बी इंटरेक्शन इन आइडियल सॉल्यूशन आर सेम एज बिटवीन ए बी। ये तो सही है कि आइडियल सॉल्यूशन में क्या होगा, कंपोनेंट को मिलाने से पहले का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और मिलाने के बाद का जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा दोनों क्या होते हैं, अप्रोक्स बराबर से होते हैं। बराबर होने की वजह से क्या होते हैं, वॉल्यूम भी आपके पास में कम ज़्यादा नहीं होगा, और जो एंथैल्पी चेंज मिक्सचर का वो भी ज़्यादा चेंज नहीं होगा। क्यों, क्योंकि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अगर कम होगा तो एनर्जी आपको देनी पड़ेगी, तो आप पॉजिटिव हो जाएगा डेल्टा एच मिक्सचर। ठीक है, तो ये आपके पास में सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन वही आ गया एजियोट्रॉप वाला ही, थोड़ा सा घुमा दिया और कुछ ही नहीं। तो एक चीज तो आपके समझ में आ गई कि कॉन्सेप्ट उसी पे चलेगा, बस कोई सी से स्टार्ट कर रहा है कोई डी से स्टार्ट कर रहा है, क्वेश्चन का पैटर्न उसी तरीके से। कॉन्सेप्ट अगर आपको आ रहा है तो आप कभी भी यहाँ पे परेशानी में नहीं आओगे। एन एजियोट्रॉप सॉल्यूशन टू लिक्विड बॉइलिंग पॉइंट लोअर देन मतलब इसका मतलब क्या हुआ कि जो एजियोट्रॉपिक मिक्सचर बनाओगे उसका बॉइलिंग पॉइंट प्योर कंपोनेंट्स के बॉइलिंग पॉइंट से कम होगा। कम कब होगा, जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन वीक होगा। वीक किसका होता है, पॉजिटिव डेविएशन का। तो पॉजिटिव डेविएशन वाला देख लीजिए आप। अच्छा, इसमें तो सीधा पॉजिटिव डेविएशन बताना, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सो पॉजिटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्स लॉ, बी इसका फाइनल जवाब। तो देखिए कैसे सिंपल से क्वेश्चन से सारे के सारे सेम, मतलब कॉन्सेप्ट वही है, उसको इधर उधर से घुमा फिरा के पूछ रहा है आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अगला क्वेश्चन है, द रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल। नॉन वोलेटाइल मतलब आपको यहाँ पे आई की वैल्यू 1 लेनी है, 0.52 मोल फ्रैक्शन ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट। तो सिंपल सा लिख ले भैया, डेल्टा पी अपॉन पी नॉट इक्वल टू आई इंटू आई बी, यही था। तो आपको क्या दे रखा है, आपको आर एल वी पी दे रखा है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, ये दिया 0.0225। इससे आसान क्वेश्चन नहीं हो सकता। और आई की वैल्यू कितनी होगी 1, क्यों, क्योंकि नॉन वोलेटाइल है और नॉन इलेक्ट्रोलाइट ही होगा, कुछ भी नहीं बोला जा रहा। तो आपको तो सीधा सा देख लो, यहाँ पर ये वैल्यू दे रखी है 0.0225, ये 1 दे दिया, और काई भी आप पता कर लो, तो जवाब हो गया ये। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। इस पैटर्न के सारे क्वेश्चंस मैंने करवा रखे हैं, ये बस इसमें इतना सा कि आप अप्रोच क्या कर रहे हैं। देखिए यहाँ से 6% सॉल्यूशन ऑफ ग्लूकोज, मोलर मास दे रखा है 180। ये सबसे बढ़िया काम है कि मोलर मास मिल जाता है आपको। इज आइसोटोनिक 2.5% सॉल्यूशन ऑफ अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड या सब्सटेंस, कैलकुलेट द मोलिकुलर मास ऑफ द अननोन ऑर्गेनिक सब्सटेंस। ठीक है जी, कोई नहीं, आओ इधर। पाई ग्लूकोज बराबर होगा किसके, पाई अननोन, यू लिख देता हूं मैं अननोन। ठीक है जी, अब ग्लूकोज तो नॉन इलेक्ट्रोलाइट है, ये इसने कुछ बोला है कि इसके बारे में, आइसोटोनिक 2.5 अननोन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोला तो अल्फा 1 ही कंसीडर करना।
तो ये हो जाएगा I1C1RT इक्वल टू I2C2R। तो RT तो आपका कैंसिल आउट हो जाएगा और ऑर्गेनिक बोल दिया तो ये दोनों भी कट जाए क्योंकि दोनों का I1। अब अपने पास में क्या बन जाएगा, C1 इक्वल टू C2। C1 हो जाएगा W/MB इंटू 1000 डिवाइडेड बाई 100, क्योंकि परसेंटेज में दिया है। तो ये कितना हो जाएगा, इसका W ले लेना दूसरे का, ये इसका MB आ जाएगा और ये आपके पास में सेम चीज़ें आ गई। इसका W कितना दिया 6, ये MB 180 इंटू यहाँ पे कितना बच जाएगा 10, ये कितना है W इसका 2.5, ये MB ये पता करना है, इधर भी बचेगा 10, 10 से 10 कैंसिल आउट हुआ। अब आपके पास MB को इधर ले आओ और 2.5 इंटू 180 डिवाइडेड बाई 6, तो ये हो गया आपका 3 टाइम्स, ये डेसिमल से ये गया तो कितना हो गया 75 ग्राम पर मोल। ये इसका फाइनल जवाब हो गया इस क्वेश्चन। तो ये आइसोटोनिक वाले सॉल्यूशन से हो गया। देखो हेनरी से आ गया, राउल्ट्स लॉ से आ गया, कोलिगेटिव प्रॉपर्टी से आ गया, आइडियल से आ गया और आपके पास में वांटा फैक्टर का पीछे बता ही दिया और आइसोटोनिक ये इक्वेशन आ गया। आर और रिवर्स ऑस्मोसिस का इक्वेशन आ ही गया ताकि वो श्रिंक हो गया क्या होगी आरबीसी या जो ब्लड कार्पसेल्स है वो। तो मतलब सारे इक्वेशन उसी पैटर्न पे चल रहे हैं, लगभग सारे टॉपिक्स आपके कवर हो चुके हैं इसमें। अब देखो, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में है द वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। आप मतलब आपको क्या दे रखा है, आपको दे रखा है P0A 100 mm ऑफ H। फिर क्या दे रखा है, डाइल्यूट सॉल्यूशन है 1 मोल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब क्या हुआ कि उसके जितनी भी आयन है वो सारी सारी टूट जाएंगे। तो AB का मतलब कि आपको 2 आयन कंसिडर करने हैं, डबल मोल्स कंसिडर करने। तो आप NB 1 मोल डिजोल्व किया तो आप क्या करोगे 1 × 2, तो NB हो जाएंगे 2 मोल। Na ये मतलब सॉल्वेंट की कितने दे रखे आपको 50 मोल, ठीक है। तो N टोटल कितने हो गए, N टोटल हो गया 52 मोल। आपसे क्या पूछा, P सॉल्यूशन पूछा, तो लगा लीजिए P सॉल्यूशन। तो P सॉल्यूशन इक्वल टू क्या होगा P0A और इसी का मोल फ्रैक्शन काई। तो ये हो जाएगा 100 इंटू काई, जो A होगा वो क्या होगा Na डिवाइडेड बाई N टोटल। तो 100 इंटू ये हो जाएगा आपका 50 डिवाइडेड बाई 52, ठीक है। तो अब यहाँ से इसको डिवाइड कर लो एक बार कितना टाइम्स है। तो ये आपके पास 100 इंटू 50 के अंदर जाएगा तो ये आपके पास में 500 के अंदर करना पड़ेगा, तो डेसिमल आएगा है ना। तो डेसिमल आएगा तो कितने जाएगा ये 529 के टाइम में आसपास जाएगा। फिर कितना बच गया 52 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो तो ये 18 हो गया और 9 कितना हो जाएगा 462 हो जाएगा, 462 होगा ना। अब इसके बाद में कितना बचा आपके पास में है, ये बच गया 500 में से माइनस कर दो तो ये 32 बच गया। अब 32 को 320, तो 320 के अंदर आपके पास में कितना चला जाएगा अप्रोक्स, ये 52 को 6 से मल्टीप्लाई करके देख लो एक बार, ये आपका 12 है और 30 तो 31 2 के आसपास आएगा तो ये मतलब 6 टाइम। तो ये ले लीजिए, तो कितना जवाब हो गया 96 mm ऑफ H। ये इसका फाइनल जवाब हो इस क्वेश्चन का, ठीक है। आगे देखो ना, अब फिर वही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन भी रिपीट हो गया तो इस क्वेश्चन को काट देता हूँ, ये रिपीट हो गया, पीछे हो चुका इस टाइप का। इसके बाद में ये क्वेश्चन ये भी रिपीट हो गया, डन है, पीछे करा हुआ 4% है, कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास आइसोटोनिक। इस टाइप पैटर्न का हुआ था, वो ग्लूकोज का था, तो वापस कर देता हूँ। आपको दिया यूरिया का MB दिया कितना 60 ग्राम पर मोल और इसकी जो कंसंट्रेशन दे रखी है, स्ट्रेंथ दे रखी है, वो दे रखी है 4%। इधर आओ, अननोन वाले की आइसोटोनिक है तो अननोन जो है उस अननोन की परसेंटेज दे दी 5.2%। क्या पता करना, MB पता करना। सिंपल सा क्या लगाओगे,
परसेंटेज में दे रखी दोनों तो वॉल्यूम वगैरह सब कट जाएगा, तो W अपॉन MB1 इक्वल टू W2 अपॉन MB2। W1 4 हो जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा, इसमें मैंने लिखा नहीं है। ये 60 इक्वल टू 0.52, ये आपका MB2 इक्वल टू क्या बनेगा 0.52 इंटू 60 डिवाइडेड बाई 40, और ये कितने टाइम्स कट जाएगा 15 टाइम्स, 15 से मल्टीप्लाई कर लो 5.2 इंटू 15, तो ये कितना हो गया 33, और फिर उसके बाद में कितना 5 टाइम्स करोगे तो कितना आएगा 75, 75 में 3 ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा, तो क्या जवाब हो गया आपका 78 ग्राम पर। ठीक है, तो इस तरीके से इस क्वेश्चन का जवाब ये हुआ। आगे देखिए नेक्स्ट, अगला ये क्वेश्चन हो गया, ये काट देता हूँ। हाँ ये आ जाओ, ये नया क्वेश्चन। ऑन मिक्सिंग 100 ml ऑफ एसीटोन विद ए 50 ml, तो अभी ये जवाब दिया था, वैसे वहाँ क्वेश्चन का अलग पैटर्न था, यहाँ अलग पैटर्न है। वहाँ पूछा था एजियोट्रोपिक जो होगा कि जिसका मैक्सिमम बॉइलिंग हो, यहाँ क्या करा कि आपको वो नेचर पहचाना, उसको कुल मिला के बात है। तो ये दोनों क्या है, ये नेगेटिव डेविएशन का एग्जाम्पल है, नेगेटिव डेविएशन फ्रॉम राउल्ट्स लॉ, है ना। इस वजह से क्या होगा, जो फाइनल वॉल्यूम होता है वो कम होता है किससे, V1 प्लस V2 से, है ना। मतलब डेल्टा V जो होगा वो कैसा होता है नेगेटिव, तो डेल्टा V नेगेटिव होगा तो इन दोनों को जोड़ दो कितना होगा, तो V फाइनल आपके पास में होगा 10 प्लस 50 से कम जो आपके पास है, तो ये 60 से कम रहेगा। 60 से कम का मतलब क्या हुआ, ये आंसर। तो मैं फिर वही बोल रहा हूँ कि बार बार वही कॉन्सेप्ट है, उस कॉन्सेप्ट में बस कहीं ऐसे स्टार्ट करो कहाँ बी से कहीं डी से, और कोई फर्क नहीं ज़्यादा, तो उसकी टेंशन मत लेना आप ज़्यादा। बस जितने क्वेश्चन कराए वो आराम से कर देना, शिद्दत से आपका काम हो जाएगा। अगला देखो, ये फिर उसी पैटर्न का क्वेश्चन आ गया, देखो आइसोटोनिक का, ये तीसरा क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो ये एक और कर देता हूँ मैं। इसमें आपके पास में है X% सॉल्यूशन ऑफ सॉल्यूट X इज आइसोटोनिक विद 6% सॉल्यूशन ऑफ सुक्रोज। तो दोनों बना लेते हैं अपन साइड में, इधर तो X लिखो और इधर सुक्रोज लिखो। ठीक है, इसका एम भी दे रखा है, वहां दे रखा है 342 ग्राम पर मोल। इसका एम भी अपने को पता करना है, इसका जो W1 ही लिख देता हूँ, इसको 1 वो हो जाएगा, ये हो जाएगा 1% में दे रखा है तो 100 कट जाएगा, तो डायरेक्ट लिखो। W2 कितना है 6%, ये 1%, तो लगाओ आइसोटोनिक, तो W1 अपॉन MB1 इक्वल टू W2 अपॉन MB2। तो W1 हो गया 1% लिख लो लिखना चाहो तो, और ये कितना है ये पता करना है अपने को, है ना MB1। ये कितना 6%, और ये कितना परसेंट से परसेंट कैंसिल आउट हो जाएगा 342। MB2 जो बनेगा वो क्या बनेगा, MB2 बनेगा 342 डिवाइडेड बाई 6, तो 6 5 जा 30, तो आपके पास में 5, फिर कितना बचा, फिर बच गया 442 में 7, तो आपका जवाब हो गया 57 ग्राम पर मोल। ये रहा बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, इसके बाद में देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ ये देख लो एक नया क्वेश्चन, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, ये वैसे एनसीईआरटी की लाइन है डायरेक्ट, उसमें एप्लीकेशन में लिखा होगा, एडिशन ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल टू वाटर लोअर्स द इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। देखो इधर इथाइलिन ग्लाइकोल होता है ये, ठीक है, और ये होता है वाटर। इनमें क्या बनता है H बॉन्ड, H बॉन्ड बनेगा। अब यहाँ पर अगर बात करें कि जब आप सोल्यूट ऐड करते हो, याद हो सोल्यूट के पार्टिकल्स अगर बढ़ाते हो तो फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता था, डिक्रीज हो रहा था। अब आपके पास में जो पोलर रीजन्स होते हैं, पोलर रीजन्स में क्या होता है टेम्परेचर कम होता है,
तो जो रेडिएटर होता है वहाँ पे वाटर क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है। वाटर क्या हो जाएगा, फ्रीज। तो इसको बचाने के लिए इसमें क्या ऐड कर देते हैं, इथाइलिन ग्लाइकोल, CH2OH, CH2OH। ठीक है। तो जब आपके पास में जो प्योर वाटर 0 डिग्री के ऊपर फ्रीज हो रहा था, जो वाटर आपका 0 डिग्री पे फ्रीज हो रहा था, वो 0 पे फ्रीज नहीं होगी, कितने पे फ्रीज होएगा, -10 पे। जब तक ये टेम्परेचर आएगा तब तक तो आपका जो रेडिएटर होगा उसमें पानी लिक्विड स्टेट में रहेगा। और अगर यहाँ पे ये गेन कर लिया आपके पास में टेम्परेचर, मतलब एनवायरमेंट जो बाहर का टेम्परेचर है, तो रेडिएटर में जो पानी वो क्या होगा, जम जाएगा। इथाइलिन ग्लाइकोल क्या कर रहा है, 0 से उठा के इसको यहाँ शिफ्ट कर रहा है। यहाँ शिफ्ट करने से क्या होगा कि जो आपके पास में फ्रीजिंग पॉइंट है, जो वाटर था, फ्रीजिंग पॉइंट कम होने की वजह से क्या होगा, फ्रीज नहीं होगा। फ्रीज नहीं होगा तो आपकी जो गाड़ी वगैरह या ऑटोमोबाइल वो आसानी से चलते रहेंगे। तो ये तो हो गया सही। दूसरा पॉइंट पढ़ो, इथाइल इनसॉल्युबल वाटर, ये तो आप पहले ही कट के मैंने बना दिया है यहाँ पे। इथाइलिन ग्लाइकोल वाटर के साथ H बॉन्ड बना रहा है और पूरी तरीके से सोल्यूबल होता है, जैसे एथेनॉल भी वाटर में सोल्यूबल होता है उसी तरीके से। ठीक है, तो ये आपके पास अगला। अच्छा फिर वही देखो, मतलब उसी पैटर्न के क्वेश्चन से ज्यादातर, व्हाट टाइप ऑफ एथेनॉल और एसीटोन, एथेनॉल ऐसे पॉजिटिव डेविएशन है, क्यों, इसका जवाब सुन लो, C2H5OH एथेनॉल के प्योर स्टेट के अंदर मिलेगा H बॉन्ड, और जो एसीटोन है उस एसीटोन में मिलेगा जी वाटर वाल फोर्स। कौन सा, ये DD। अब H बॉन्ड और DD में से स्ट्रॉन्ग कौन है, H बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है DD से, डाइपोल डाइपोल। अब जब आप इनको मिलाओगे एक तरीके से, जब मिलाओगे इनके अंदर जैसे एथेनॉल है, तो इसमें कौन सा बॉन्ड बन जाएगा, DD बन जाएगा। तो पहले तो एथेनॉल में H बॉन्ड था, तो DD बनने से एथेनॉल को क्या हुआ, उसके अंदर की जो फोर्स है, अट्रैक्टिव फोर्स, वो वीक हो गए, तो मॉलिक्यूल्स क्या जाएंगे, दूर जाएंगे। दूर जाएंगे तो क्या होगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आपका कम हो गया। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो गया तो जो बॉइलिंग पॉइंट है एजियोट्रोपिक मिक्सचर का, वो भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, तो ये कैसा एग्जाम्पल हुआ, ये मिनिमम बॉइलिंग एजियोट्रोप हो जाएगा। उसका जवाब क्या बोलोगे आप, कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है AB या एथेनॉल एसीटोन का, वो क्या होता है, कम होता है, किससे, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑफ ए या फिर BB, सॉरी। इस तरीके से इसका जवाब हो जाएगा। तो ये, तो व्हाट टाइप ऑफ एजियोट्रोपिक मिक्सचर बाय दैट डेविएशन, तो पॉजिटिव डेविएशन है, और मिनिमम जो बॉइलिंग एजियोट्रोपिक मिक्सचर क्या करेंगे, दोनों फॉर्म करेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ये भी उसी पैटर्न का आ गया, डेल्टा PQ वगैरह का। तो ये सारे क्वेश्चंस मैं अब आपके लिए छोड़ रहा हूँ। तो इसकी जो PDF है ना भैया, इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप के अंदर मिल जाएगी। तो टेलीग्राम ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा हूँ। कोई भी क्वेश्चन अगर इसमें से नहीं आते तो आप कमेंट बॉक्स में करके बता सकते हैं मुझे कि ये क्वेश्चन है, तो वो मैं अगली क्लास में डिस्कस कर लूँगा। हाँ, अगली क्लास की बात मैं बता दूँ, ये जो मैंने सीरीज स्टार्ट की है, ये सीरीज सिर्फ आप लोगों के लिए स्टार्ट की है। अगर मेरे पास 50 कमेंट्स नहीं आएंगे तो मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड नहीं करूँगा, क्योंकि अगर आप ज़रूरत होगी तो आप बता दीजिए मुझे, मैं अपलोड कर दूंगा। सारे चैप्टर के 10 चैप्टर NCERT के, तो 10 के 10 वीडियो में अपलोड कर दूंगा इसी तरीके से बना के क्वेश्चंस के साथ। और अगर कमेंट्स 50 कमेंट्स नहीं आएंगे तो आगे ये वीडियो सीरीज नहीं चलेगी, यहीं पे बंद हो जाएगी। तो देखते हैं, बाकी कमेंट आते नहीं आते, कमेंट आएंगे तो श्योर मैं कल के दिन, मतलब नेक्स्ट डे में आपके पास में 2 चैप्टर की वीडियो इसी तरीके से बना के अपलोड कर दूंगा। और नहीं आएंगे तो मैं अपलोड नहीं करूँगा, क्लियर बोल रहा हूँ मैं। यहाँ पे कोई भी वो नहीं है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, वो वाला कोई सीन नहीं है। क्योंकि आज आपकी 20 तारीख है, 28 को आपका एग्जाम है, तो ये शॉर्ट ड्यूरेशन है, तो इसके अंदर ऐसा कुछ भी नहीं है। ये आपके ही फायदे के लिए, मेरे कोई फायदा नहीं है इसके अंदर, आपका ही फायदा, पूरा 100% श्योर। ठीक है, तो बाकी फिर अगर कमेंट आते हैं तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो सीरीज का, अदरवाइज ये सीरीज यहीं पे एंड है। ओके।